पाकिस्तान का नया नवेला बना हुआ सेना प्रमुख पहुंचता है एलओसी पर और एलओसी पर पहुंचकर युद्ध की धमकी देता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खजाने की आंधी में उड़ गया पाकिस्तान। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिख रहे हैं बाजवा जो बिल्कुल तोंद निकाले हुए एकदम ढीलम ढाले से चल रहे हैं। दरअसल ये इनकी विदाई का परेड है। ये तो समझ में आ रहा है कि बाजवा बहुत दुखी है, ये तो समझ में आ रहा है कि बाजवा इस विदाई से बहुत दुखी हैं। पर ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि इन 6-7 सालों में बाजवा ने खूब माल कमाया है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके इस ढीले ढाले रवैये को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं ये सेना का भी अपमान है और इस यूनिफॉर्म का भी अपमान है जो इन्होंने पहन रखा है। खैर, इनकी जगह पे नए सेना प्रमुख आए असीम मुनीर। अब असीम मुनीर के सामने पहले भी ये चैलेंज था कि वो अपने आप को सही साबित करे, क्योंकि इस पोजीशन पर उसे इसलिए बिठाया गया क्योंकि पुलवामा के पीछे कहा जाता था कि असीम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ है। पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश में कहीं न कहीं ये शख्स शामिल रहा है। उसे इसलिए सेना प्रमुख बनाया गया है क्योंकि उसे कश्मीर के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है, ये माना जाता है। और भारत को काउंटर करने के लिए सेना प्रमुख के रूप में यही ज्यादा सही है, ये भी कहा जाता है। अब एलओसी का ये दौरा करने पहुंचा और एलओसी के दौरे के बाद जो इसने बात कही उससे साफ हो गया कि आने वाले समय में स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच और भी बढ़ेगा। पाकिस्तान के जो ये नए सेना प्रमुख हैं जनरल आसिम मुनीर, शनिवार को भारत के खिलाफ जहर उगलने की शुरुआत कर दी। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर भरा नफरत और बढ़ता ही जा रहा है। 29 नवंबर को इस्लामिक देश पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनने वाले जनरल आसिम मुनीर ने बड़े बड़े बोल बोलते हुए कहा कि अगर उनके देश पर हमला होता है तो पाकिस्तानी सशस्त्र बल न केवल अपनी जमीन की एक एक इंच का रक्षा करेगा बल्कि दुश्मन से मुकाबला भी करेगा। दरअसल पाकिस्तान का ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर शनिवार को एलओसी के रखचिकरी सेक्टर में पहुंचा था, जहां पर इसने अपने सैनिकों से मुलाकात की और उसके बाद भारत के उस बयान को लेकर भी बोला जिस बयान में भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बोला था, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में बोला था, पीओके के बारे में बोला था। आपको याद होगा हाल में भारत की तरफ से बयान दिया गया था पीओके को लेकर कि उसके लिए भी समय आ गया है, और वहीं ये भी बयान दिया गया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान तक हमने पहुंचना है। इसी सारी चीजों को लेकर सेना प्रमुख ने वहां गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। वहां उसने खड़े होकर ये कहा कि ये जो सपना देख रहा है भारत, ये सपना पूरा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब एलओसी पर क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी ली जनरल मुनीर ने। अब माना यही जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहने की तो बात ही नहीं आती है। ये शख्स एक ऐसा शख्स है जो सीज फायर को नहीं मानने वाला है और यहाँ पर समस्याएं बढ़ेंगी। खैर, अगर यहाँ पर समस्याएं बढ़ेंगी तो क्या फिर पाकिस्तान अछूता रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में खुद ही समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के दूतावास पर जो हमला हुआ है, उस हमले को लेकर अब आईएस ने ले लिया है अपने ऊपर कि हाँ ये हमने किया है। इस्लामिक स्टेट खोरासान ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि हाँ हमने ही पाकिस्तानी राजदूत को निशाने पर लिया है, वो बाल बाल बच गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। पीएम शहबाज शरीफ ने भी इस घटना की निंदा की, दुनिया के और राष्ट्राध्यक्षों ने इस घटना की निंदा की, पर सबसे बड़ी टेंशन शहबाज शरीफ के लिए है। अब इसके अलावे टीटीपी ने भी सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया और तोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ हमले बढ़ते जा रहे हैं। खुद पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी अब ये कह रही है कि क्वेटा में फिर से आत्मघाती हमले होने का डर है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्स को फिर से हाई अलर्ट में डाल दिया गया है। खुद पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है और एलओसी पर ये गीदड़ भभकी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब इस वक्त दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई हुई है।
ये सभी को देखने को मिल रहा है। 2022 का साल भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 2022 में भारत को बहुत सारे कर्जे भी चुकाने थे। भारत ने उन कर्जों को चुकाना शुरू कर दिया है। अब तो साल खत्म होने वाला है। उम्मीद किया जा रहा है कि काफी हद तक भारत ने जो कर्ज लिए थे, जो लोन थे भारत के ऊपर, वो भारत ने चुका दिए होंगे। ये लोन भारत ने कब लिए? तो ये लोन 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले लिए गए। दुनिया के हर देश के ऊपर कुछ न कुछ लोन रहता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कई देशों से लोन लिया है, जिसमें भारत से भी लोन लिया है। ये होती है बॉन्ड की खरीद। दुनिया के देश कर्ज लेकर ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और फिर उसे वापस पे करते हैं। तो 2022 भारत के लिए वो पेमेंट वाली डेट थी जब कई बिलियंस डॉलर भारत को वापस करने थे। और ऊपर से महंगाई आ गई, रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई। इन हालातों में भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई थी और ये उम्मीद किया जा रहा था कि भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से घटेगा, और हुआ भी ऐसा ही। फॉरेन रिजर्व में लगातार गिरावट देखने को मिली, पर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के फॉरेन रिजर्व में एक गिरावट देखने को मिलने लगी। यहाँ तक कि रूस के फॉरेन रिजर्व में भी गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिली। खैर, रूस के साथ तो कंडीशन लगे हुए थे, चाइना के भी, पाकिस्तान की तो स्थिति ही बहुत बुरी हो गई। पर भारत ने स्थितियों को अब संभालना शुरू कर दिया है और भारत की स्थिति लगातार 3 हफ्ते से सुधरती जा रही है। ये तीसरा हफ्ता है जब भारत ने अपने फॉरेन रिजर्व में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है और भारत का फॉरेन रिजर्व 550.14 बिलियन हो गया है। ये नवंबर 25 तक की आरबीआई की रिपोर्ट है। पहले सप्ताह 484 तक पहुंचा था, दूसरे सप्ताह ये फिर आगे बढ़ता चला गया और तीसरे सप्ताह तक ये इस मुकाम तक पहुंच गया। आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? तो जाहिर सी बात है, भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। प्लस भारत ने जो निर्णय लिया कि वो रूसी तेल को खरीदेगा जो सस्ता होगा, ये भी कहीं न कहीं भारत के बहुत सारे फॉरेन रिजर्व को बचा रहा है। कई आत्मनिर्भर प्लान भी भारत को अपने फॉरेन रिजर्व के घटने से बचा रहा है। वहीं पड़ोसी की बात करें, जो सीमा पर जाकर युद्ध की बात कर रहा है, तो उसे जरा अपनी जेब देख लेनी चाहिए। और उस जेब में ये कहानी है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व और ज्यादा घट चुका है। 327 मिलियन डॉलर की कमी देखी गई है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये फॉरेन रिजर्व घटकर 3-4 बिलियन डॉलर पर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी ही ये करीब 7.49 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। पहले आसिम मुनीर को अपने देश की इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री तो नाम का होता है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।